वर्षा 7 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन। डॉक्टर्स ने कहा सी सेक्शन जरूरी है। बेचारे वर्षा और उसके हस्बैंड डर गए। एंड फिर एक ऐसा फैसला जिसमें जिंदगी और मौत दोनों कैद थी। ऑपरेशन हुआ। वर्षा के ट्विंस बच्चे थे, बट डॉक्टर्स ने पहले बच्चे को डेड डिक्लेयर किया और कुछ ही देर बाद दूसरे बच्चे को भी डेड डिक्लेयर किया। बताया कि डिलीवरी के वक्त एक बच्ची की मौत हो गई और 1 घंटे बाद दूसरे बच्चे को भी मृत बताकर उसके शव को पार्सल में पैक कर दिया गया। शाम के वक्त हॉस्पिटल वालों ने दोनों बच्चों को पार्सल करके वर्षा के हस्बैंड को दिए। लगभग 3 से 4 किलोमीटर हॉस्पिटल से दूर जाने के बाद उस पार्सल में कुछ हलचल हुआ। जैसे ही खोला उसमें अब भी एक बच्चा जिंदा था। तो हमने देखा कि जो पैकेट में जिसमें उसको पार्सल में पैक कर रखा था उसमें कुछ हलचल सी महसूस की हमने। उसमें देखा कि मतलब उसमें कुछ हलचल सी है, कुछ एक्टिविटी सी हो रही है उसमें। तो हमने जब पार्सल खोल के देखा तो बच्चा सांस ले रहा था। जब दूसरे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर 2 दिन बाद वो छोटी सी जिंदगी ने दम तोड़ दिया। आमरीन को रात को सख्त बुखार और वोमिटिंग की शिकायत थी। उसके पापा उसे करीब ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने आमरीन को एडमिट करने के लिए 20,000 एडवांस मांगे, जबकि उसके पापा एक मजदूर थे, बट वो पैसे अरेंज ना कर सके और सुबह तक अमरीन अपनी जिंदगी की लड़ाई हार चुकी थी। पार्व सिंगाल, दिल्ली। 2 साल के छोटे बच्चे को 2 दिन से बुखार और लूज मोशन की शिकायत थी। उसके पापा हिमांशु सिंगाल अपने बच्चे को दिल्ली के एक हॉस्पिटल ले जाता है। 5 फरवरी 2020 को पार्व एडमिट होता है। डॉक्टर्स ने कहा सिंपल केस है। उसी रात डॉक्टर्स ने पार्व को एक दवा दी, मूविकोल, जो एक स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव है जो लूज मोशन को और भी बिगाड़ देता है। ये मेडिसिन इसलिए दिया जाता है ताकि ये बच्चा हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा स्टे करे। मेडिसिन देने के बाद बच्चे की हालत और खराब हुआ और अब हॉस्पिटल वाले अपनी बदनामी से बचने के लिए उसे उसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करते हैं, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये ट्रीटमेंट लगभग 2 महीने तक चलता है एंड 9 अप्रैल 2020 को वो बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। ये कोई 2-4 केस नहीं, बल्कि हर साल हजारों ऐसे केस होते हैं जहां मेडिकल वाले इनाम जनता को लूटते हैं। इन गरीब लाचार लोगों से इलाज के नाम पर अपनी रोजी रोटी छीनी जाती है। ये सफेद कोट पहने हुए लोग जिन्हें हम फरिश्ता मानते हैं, जिंदगी बचाने वाले वॉरियर्स कहते हैं, आज इनके वो काले सच इस डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। जिस डॉक्टर को इंसानियत का मसीहा माना जाता, उनके सफेद कोट में सिर्फ उम्मीद नहीं, एक कसम होती इंसानियत की खिदमत करने की, जख्मों को भरने की, सांस बचाने की, जिंदगी के लिए लड़ने की, जिसे लोग जिंदगी बचाने वाले वॉरियर्स कहते। बट आज ये प्रोफेशन दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है, जहाँ हर मेडिसिन, हर इंजेक्शन, हर टेस्ट में कमीशन और हर ऑपरेशन में परसेंटेज होता है। बट अब आपको भी लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, बट वेट, आई एक्सप्लेन, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। मैं आपको ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ। 5 मिनट पहले इनको कह रहे हैं इनका पेशेंट अभी जिंदा है और ये इनका हॉस्पिटल है। इनको बार बार मैं पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ, पेमेंट जमा कराइए, पेमेंट जमा कराइए, और 5 मिनट बाद में 5 मिनट बाद में इनको कह रहे हैं कि बोले इनका जो रिलेटिव है, इनका जो नोन है, वो नहीं रहा। 1,90,000 रुपए का दिया और 1 लाख रुपए का, ऐसे 2,90,000। सबसे पहले पैसे की ही बात करते हैं। अभी घर में 3 लोगों को हो गया है। 18वीं और 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर होता है, जहाँ पहली बार वर्ल्ड पर मशीन डोमिनेट करने लगे। इस वक्त दुनिया बिल्कुल एक दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही थी। इस दौर में फैक्ट्रीज में वर्कर्स के बजाय मशीन काम करने लगे और अब दवा या मेडिसिन सिर्फ जंगल या किसी हकीम वैद्य से नहीं, बल्कि अब लैब्स एंड फैक्ट्रीज में बनने लगी थी। पहले लोग किसी एक्सपीरियंस्ड हकीम वैद्य के अंडर सीखते और ऐसे में ये नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता। लेकिन जब साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तब से मेडिसिन को एक्सपेरिमेंटल लैब और यूनिवर्सिटीज में फॉर्मली स्टडी करना शुरू हुआ। यहाँ से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सफर शुरू हुआ। शुरू में हॉस्पिटल्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ओन करते। इनका मकसद लोगों की खिदमत करना।
लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, ज्यादा रिसोर्सेज, ट्रेनिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ गई। गवर्नमेंट्स ने कुछ हॉस्पिटल्स फंड किए, लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कैपिटलिज्म की वजह से प्राइवेट सेक्टर्स ने भी इस फील्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब प्राइवेट सेक्टर्स ने इस फील्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो यहाँ से हॉस्पिटल्स एक सर्विस नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बनने लगे। 20वीं सदी में मेडिसिन्स एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री बन चुकी थी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने लार्ज स्केल्स पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने एक्सेसिबिलिटीज तो बढ़ा दी, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट मोटिव्स भी सिस्टम में घुस गए। जब पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ तो नेचुरली कुछ लूप होल्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड अनएथिकल रूट्स ऑफ अर्निंग भी डेवलप होने लगे। फार्मा कंपनीज ने कुछ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर लोगों को लूटने लगे। पर कैसे? फार्मा कंपनीज ने अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए सेल्स टारगेट सेट करना शुरू किए कि अगर आपने हमारे 1000 प्रोडक्ट्स एक महीने में सेल्स किए तो हर प्रोडक्ट्स पर इतना कमीशन और साथ ही हम तुम्हें ये गिफ्ट बोनस देंगे। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज के साथ डील करने लगे। इस डील में उस टारगेट को अचीव करना होता है और बदले में उनको मिलेगा बोनस, कमीशन, फॉरेन ट्रिप्स एंड लग्जरी गिफ्ट्स। अब इस डील को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट के लिए अननेसेसरी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सेम डिजीज के लिए मल्टीपल ब्रांडेड ड्रग्स लिखते हैं। जेनेरिक मेडिसिन्स को छोड़कर कॉस्टली ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अननेसेसरी टेस्ट, सर्जरीज एंड कॉस्टली ट्रीटमेंट प्लान्स। और ये खेल सिर्फ डॉक्टर्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि फार्मेसीज, लैब्स एंड हॉस्पिटल्स स्कैम के सबसे बड़े पार्ट्स हैं। फार्मेसीज को कमीशन मिलता है अगर वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड सेल करते हैं। जो मेडिसिन 5 से 10 रुपए में आती है उसे 50 से 60 रुपए में सेल करते हैं। लैब्स वाले वो टेस्ट जिसकी मैक्सिमम कॉस्ट 2 से 3 हजार होता है उसको 10 से 15 हजार में करते हैं। और फिर आता है स्कैम का सबसे बड़ा हिस्सा, हॉस्पिटल्स। हर हॉस्पिटल्स वालों के कुछ डिमांड्स होते हैं, जैसे कि एक महीने में इतने टेस्ट, इतने सर्जरीज और इतने मेडिसिन सेल चाहिए। अगर वो डिमांड्स टारगेट कोई डॉक्टर पूरा ना करे तो उन्हें जॉब से निकाल देता है। और ऐसे में कुछ डॉक्टर्स जो ना चाहते हुए भी वो सब करते हैं जो वो नहीं करना चाहते। और फिर आता है स्कैम का अननोटिस्ड पार्ट, मींस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। 19वीं सदी में लोग किसी एक्सपीरियंस हकीम, वैद्य या ट्राइबल हीलर से सीखते, बट 20वीं सदी में यूनिवर्सिटीज एंड मेडिकल कॉलेजेस बने। अब मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ने फीस रख दी, एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुए और डिग्री के बिना प्रैक्टिस मना हुआ। ये चेंज इम्पोर्टेंट था, प्रोफेशन स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, लेकिन एक्सेस सिर्फ एलीट क्लास को मिला। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक सीट 1 करोड़ प्लस तक होती है। और अब मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर बनना एक बिकता हुआ प्रोडक्ट बना दिया। एक सीट 1 करोड़। अब डॉक्टर बनना पैशन नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना। जब एक स्टूडेंट 1 करोड़ देकर डॉक्टर बनता है, ऐसे में वो डॉक्टर बनने के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न करना चाहता है एंड फिर से वो काला खेल शुरू होता है। जो डिग्री आज से 10-15 साल पहले मैक्सिमम 10-15 लाख में कंप्लीट हो जाती, आज कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसी डिग्री के लिए 1 करोड़ से ज्यादा चार्ज करती है। तो सवाल उठता है, ये कॉस्ट इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? हर साल 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स के पास सिर्फ 50,000 सीट्स के आसपास है। इस वजह से लोग मजबूरन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं और ऐसे में वो कॉलेजेस इस भीड़ का फायदा उठाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस पर कोई रोक नहीं, इसलिए वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और बिल्डिंग्स का बहाना बनाकर फीस बढ़ा देते हैं।